हेलो नमस्कार, वेलकम टू गार्गी न्यूज इंडिया। मैं आस्था शर्मा। आइए आज की बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। रूस पर प्रतिबंधों से जुड़े विधेयक को हरी झंडी मिलने के बाद भारत पर 500% टैरिफ का खतरा मंडराने लगा है। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा कि यह रूस प्रतिबंध विधेयक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उन देशों को दंडित करने की शक्ति देगा जो सस्ता रूसी तेल खरीदकर राष्ट्रपति पुतिन की युद्ध मशीन को बढ़ावा दे रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के अस्थायी रूप से रुकते ही भारत ने ट्रंप प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए लॉबिस्टिक्स को सक्रिय किया। इस दौरान पाकिस्तान के अधिकारियों ने भी ऑपरेशन के समय अमेरिकी प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों, सांसदों और मीडिया संस्थानों के साथ 50 से अधिक बैठकों की कोशिशें की। भारतीय रेल ने वित्त वर्ष 2026-27 में 4802 LHB कोचों के उत्पादन का लक्ष्य रखा है। LHB कोच अपनी बेहतर सुरक्षा, कम रखरखाव लागत और उच्च परिचालन दक्षता के लिए जाने जाते हैं, जिससे यात्रियों को अधिक सुरक्षित और आरामदायक सफर मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले राजकोट में म्यूरल आर्ट और सड़क मरम्मत समेत व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। 10 जनवरी से प्रभास पाटन से शुरू होने वाले दौरे के दौरान वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस से सौराष्ट्र कच्छ क्षेत्र को औद्योगिक बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI स्टार्टअप भारत के भविष्य के सह निर्माता हैं। उन्होंने कहा कि भारत में नवाचार के साथ साथ बड़े स्तर पर तकनीक को लागू करने की भी अपार क्षमता मौजूद है। मलेशिया ओपन में भारतीय बैडमिंटन स्टार PV सिंधु ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जापान के शटलर मियाजाकी को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। लंबी चोट से वापसी कर रही पूर्व विश्व चैंपियन सिंधु ने 8वीं वरीयता प्राप्त मियाजाकी को मात्र 33 मिनट में 21-8, 21-13 से शिकस्त दी। छत्तीसगढ़ के 3 जिला न्यायालयों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड को मौके पर भेजा गया और सुरक्षा के मद्देनजर अदालत परिसरों को तुरंत खाली करा लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा की उस याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है जिसमें लोकसभा द्वारा गठित जांच पैनल की वैधता को चुनौती दी गई है। जस्टिस वर्मा की ओर से वरिष्ठ वकीलों ने कहा कि जज को हटाने का प्रस्ताव स्वीकार करने का अधिकार केवल लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के सभापति को है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाए कि IPAC तृणमूल कांग्रेस की आंख और कान की तरह काम करता है। उन्होंने कहा कि TMC को जिताने के लिए IPAC हर तरह की रणनीति बनाता है और इसी संदर्भ में हुई ED छापेमारी पर भी सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई 13 जनवरी तक टाल दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि मामले की सुनवाई अब मंगलवार को दोबारा शुरू की जाएगी, जबकि पहले इसे आज सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ED की छापेमारी के दौरान IPAC सह संस्थापक के आवास और कार्यालय का दौरा किया। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की चुनावी रणनीति और उम्मीदवारों की सूची से जुड़ा अहम डेटा ED द्वारा जब्त किया गया है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा है कि वर्ष 2026 में भारत यूरोपीय संघ संबंधों में नई मजबूती देखने को मिलेगी। यह बात उन्होंने लग्जमबर्ग की यात्रा के दौरान कही। अपनी यात्रा के दौरान S जयशंकर ने लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री लुक फ्रीडन से मुलाकात की। विदेश मंत्री जेवियर बेटेल के साथ विस्तृत चर्चा की। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम के रूस विरोधी प्रतिबंध विधेयक को डोनाल्ड ट्रंप की मंजूरी मिल गई है, जिसके तहत रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर टैरिफ लगाए जा सकते हैं। इस बिल की जद में भारत, चीन और ब्राजील जैसे देश भी आ सकते हैं, जिससे वैश्विक व्यापार और ऊर्जा बाजार पर असर पड़ने की आशंका है। प्रसिद्ध पर्यावरणविद माधव गाडगिल का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। माधव गाडगिल पश्चिमी घाट के पारिस्थितिक महत्व पर अपने गहन शोध और पर्यावरण संरक्षण के लिए देश दुनिया में जाने जाते थे। सुप्रीम कोर्ट ने जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की हिरासत से जुड़े मामले की सुनवाई एक दिन के लिए टाल दी है। यह कदम इसलिए उठाया गया ताकि न्यायमूर्ति
पीबी वराले केंद्र सरकार के खिलाफ डॉक्टर गीतांजलि जे अंगमो द्वारा दायर याचिका के रिकॉर्ड का अध्ययन कर सके, जिसमें उनके पति सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में लिए जाने को चुनौती दी गई है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकियों को पकड़ने के लिए एक अभियान दोबारा शुरू किया गया है, जिसमें एक सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। अधिकारियों के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप और अन्य सुरक्षा बलों ने 7 जनवरी की शाम बिलावर के काहोक गांव में संयुक्त कार्रवाई शुरू की, जिसके दौरान मुठभेड़ हुई। केंद्र सरकार ने मणिपुर में लोकप्रिय सरकार की बहाली पर विचार शुरू किया है और एक सप्ताह में 2 सुरक्षा समीक्षा बैठकें कर राष्ट्रपति शासन बढ़ाने के पक्ष विपक्ष पर चर्चा की है। वहीं कुकी, जो समूह सरकार गठन के विरोध में अड़े हुए हैं और अलग प्रशासन की मांग पर कायम हैं। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि पार्टी हर जिले में अपनी कानूनी टीमें तैनात करेगी, जो कांग्रेस की आंख और कान की तरह काम करेगी। इसके साथ ही कांग्रेस प्रत्येक राज्य में वरिष्ठ वकीलों की एक रैपिड रिस्पांस फोर्स भी गठित करेगी, जिसका काम पार्टी से जुड़े मामलों में तुरंत अदालत का रुख करना होगा। वेनेजुएला की नेता डेल्सी रोड्रिगेज के शपथ लेने के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने उनके भारत से जुड़े संबंधों को याद किया। उन्होंने अगस्त 2023 में जगदीप धनखड़ के साथ डेल्सी रोड्रिगेज की हुई मुलाकात का उल्लेख किया। महाराष्ट्र के अंबरनाथ में सत्ता से सहयोगी शिवसेना को बाहर रखने के लिए बीजेपी और कांग्रेस के साथ आने की खबर सुर्खियों में रही। वहीं आर्थिक मोर्चे पर अनुमान जताया गया है कि भारत की जीडीपी 2025-2026 में 7.4% की दर से बढ़ सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुस्तावो पेट्रो को व्हाइट हाउस आमंत्रित किया है, जबकि कुछ ही दिन पहले उन्होंने कोलंबिया के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की धमकी दी थी। ट्रंप ने कोलंबिया को बहुत बीमार देश बताते हुए राष्ट्रपति पेट्रो पर कोकीन बनाने और उसे अमेरिका में बेचने का आरोप भी लगाया था। सेबी ने आरोप लगाया है कि बैंक ऑफ अमेरिका ने 2024 के एक सौदे में इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों का उल्लंघन किया। यह नोटिस मार्च 2024 में आदित्य बिरला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट के शेयरों की बिक्री के दौरान बैंक ऑफ अमेरिका की घरेलू सिक्योरिटीज इकाई की भूमिका की जांच के बाद जारी किया गया। नेपाल के ऊर्जा मंत्री ने अपनी राजनीतिक संबद्धता को लेकर उठे सवालों के बीच पद से इस्तीफा दे दिया है। सितंबर में जेनजी विरोध प्रदर्शन के बाद गठित अंतरिम तटस्थ सरकार में शामिल किए गए घिसिंग अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की की मंत्रिपरिषद में तीसरे सबसे प्रभावशाली मंत्री माने जाते थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी तेल पर 500% टैरिफ लगाने वाले बिल को मंजूरी दी और भारत के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से अमेरिका के बाहर होने का फैसला किया। वहीं अमेरिका के राजदूत नामित सर्जियो गौर ने कहा कि भारत द्वारा रूस से तेल आयात समाप्त कराना उनकी शीर्ष प्राथमिकता होगी। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वर्ष 2027 के लिए रक्षा बजट को $1.5 ट्रिलियन तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। इसे मुश्किल और खतरनाक समय का हवाला देते हुए बताया। यह प्रस्ताव 2026 के लगभग $901 बिलियन के बजट से अधिक है और इसे ड्रीम मिलिट्री बनाने के उद्देश्य से पेश किया गया है। व्हाइट हाउस ने कहा कि ग्रीनलैंड को खरीदने का मुद्दा अब भी सक्रिय चर्चा में है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नाटो के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। ट्रंप ने कहा कि नाटो से रूस और चीन अभी तक डरते हैं, जब तक अमेरिका इस गठबंधन का सदस्य बना रहता है। दिल्ली विधानसभा में आप और भाजपा के विधायकों के बीच गुरु तेग बहादुर के कथित अपमान को लेकर तीखा हंगामा हुआ। आप विधायकों ने आतिशी के बयान का एडिटेड वीडियो दोबारा पोस्ट करने को लेकर भाजपा के कानून मंत्री कपिल मिश्रा और संबंधित विधायकों के निलंबन की मांग की। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच करीब एक दशक बाद 29 जनवरी से सीधी उड़ानें फिर शुरू होने जा रही हैं। शुरुआत में विमान बांग्लादेश एयरलाइंस गुरुवार और शनिवार को ढाका कराची मार्ग पर सप्ताह में 2 उड़ानें संचालित करेगी। ओडिशा की अदालतों को बम से उड़ाने की धमकियों के बाद राज्य में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि हालात पर लगातार कड़ी नजर रखी जा रही है और सभी संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने की सख्त चेतावनी दी है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। सूचना मिलते ही बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड और पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि तलाशी के दौरान कोर्ट परिसर से कोई विस्फोटक बरामद नहीं हुआ।
ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए फॉलो करें गार्गी न्यूज इंडिया को। धन्यवाद।